सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, बंसल टॉकीज। और आज हम बात करने वाले हैं कि स्टार्टअप को ज्वाइन करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अरे सोचो ना यार, अगर अपने मार्क भैया ना होते, अरे फेसबुक वाले, तो ये कैसे इतनी बड़ी इन्वेंशन होती। फेसबुक आज की डेट में ना मतलब स्टैंडर्ड ऐप है हमारे फ़ोन में, कोई ऐप हो या ना हो, फेसबुक इंस्टाग्राम तो हमारे फ़ोन में होते ही होते हैं। तो क्या होता है अगर स्टार्टअप्स ही ना होते तो किसी ना किसी ने तो सोचा है ना, किसी ना किसी ने तो ये बिलीफ रखा कि ऐसी कोई कंपनी शुरू हो सकती है। जो पहले कुछ एम्प्लॉयज़ जुड़े होंगे उनको कोई ना कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा जुड़ने का। ऑफकोर्स वो लोगों में बहुत ज़्यादा फियरलेसनेस होगी, उनमें बहुत ज़्यादा जज्बा होगा एक नई कंपनी को ज्वाइन करने का, उस विजन को आगे लेके जाने का जज्बा होगा। पर आज की डेट में ना स्टार्टअप को ज्वाइन करना ना बड़ा रिस्की सा हो गया, क्योंकि हमें भी पता है कि 85% स्टार्टअप्स जो हैं पहले 5 सालों में ही ख़त्म हो जाते हैं। हमें पता है कि स्टार्टअप्स का, बहुत सारे स्टार्टअप्स का ऐसा कल्चर नहीं होता, सैटरडेज वर्किंग होते हैं, बहुत कुछ होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या किसी एक स्टैंडर्ड एमएनसी में चले जाएं। और उसी वजह से ये वीडियो का मेरे को थॉट आया। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं वो जो ज़रूरी हैं, जिनको देखना चाहिए किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन करने से पहले। सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो होता है स्टेज ऑफ द स्टार्टअप। और इस पर ना मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, क्योंकि स्टेजेस ऑफ द स्टार्टअप जो होते हैं ना, हर लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 8 साल में से करीब 6 साल स्टार्टअप्स में ही बताए हैं, तो मुझे पता है कि इन स्टेजेस को डिफाइन करना, इनको फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है स्टेज ऑफ द स्टार्टअप। सबसे पहला स्टेज जो होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अर्ली स्टेज होता है स्टार्टअप का, जिसको अर्ली स्टेज ही बोलते हैं, प्री सीरीज ए फंडिंग बोलते हैं कुछ लोग सीड फंडिंग होते हैं, कुछ लोग अपने पॉकेट से पैसा लगाते हैं। पर ये वो स्टार्टअप होती है जिसका प्रोडक्ट ना अभी रेडी नहीं होता, इंसेप्शन स्टेज में होता है। ऐसी कंपनी में अपने आप को देखने से पहले ये बात जान लीजिएगा कि इस स्टेज पे अगर कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो पहली बात तो कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता भी है तो बहुत छोटा होता है। तीसरा, इसमें बहुत छोटे और कम लोग होते हैं, तो अभी ये आइडिया स्टेज पे ही होता है। इस आइडिया का किसी ने फाइनल रिजल्ट नहीं देखा होता या उस पर कोई ट्रांजैक्शंस नहीं देखी होती। और इस वक्त पे फाउंडर्स जो हैं वो एक कोर टीम ढूंढ रहे होते हैं जो कि इन्वेस्ट करेंगे ऑफकोर्स अपना टाइम भी। और कुछ लोग ऐसे भी ढूंढते हैं कि अगर आप सीनियर आदमी हैं तो आपसे पैसे की फंडिंग भी एक्सपेक्टेड की जा सकती है, जिससे कि आपको को फाउंडर का भी कल को दर्जा मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर इस स्टेज में जा रहे हैं तो इस स्टेज में प्रॉपर फाउंडर्स के बारे में जान के, कंपनी के बारे में जान के ही घुसिए। बट ये सबसे पहला स्टेज होता है जिसको बोलते हैं अर्ली स्टेज, विच इज़ द आइडिएशन स्टेज। सेकेंड स्टेज जो होता है स्टार्टअप का, वो होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अभी क्या है, आइडिया से आगे बढ़ चुकी है कंपनी और थोड़े थोड़े कस्टमर्स आने लग गए हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होने लग गया है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अभी फीडबैक मिलना शुरू हो चुका है। आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना बेकार है, कितना रद्दी है, कितना मार्वलस है, ये सारी चीज़ें कस्टमर से अभी आने लग गई हैं, आपको फीडबैक आने लग गया है। इस स्टेज पे कंपनी को थोड़ा बहुत स्वाद चखने को मिल चुका होता है कि बाहर ऑडियंस कंपनी के बारे में क्या बात कर रही है। गूगल रिव्यूज़ आने लग जाते हैं, बहुत कुछ आने लग जाता है, आपका ऐप डेवलप हो चुका होता है, छोटे छोटे बग्स पता लग जाते हैं। तो इस स्टेज पे फिर भी रिस्क पहले वाले स्टेज से थोड़ा कम है। कंपनी में ज़्यादा लोग भी आ चुके होते हैं और इस वक्त पे कोर टीम के बाद एक्सटेंडेड टीम की हायरिंग शुरू हो चुकी होती है। तो ये सेकेंड स्टेज होता है जो कि होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज। थर्ड स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज। अब इस स्टेज पे क्या है, इन्वेस्टर्स को ढूंढना शुरू किया जाता है, बिकॉज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वैलिडेट हो चुका है, थम्स अप हो चुका है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अगर पुअर गया है तो कंपनी किल हो सकती है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वंडरफुल गया है तो अब ये नेक्स्ट स्टेज पे जा चुकी है जिसको बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज पे कंपनी अब ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करना चाहती है, बिकॉज उन्होंने पहले जो ईजियर कस्टमर्स को एक्वायर कर लिया है, उनसे फीडबैक ले लिया है, उसके फीडबैक के बदौलत अपना प्रोडक्ट बेटर कर लिया है। अब कंपनी चाहती है ग्रो करना। ग्रो करने के लिए चाहिए पैसे, और पैसे के लिए जाएंगे इन्वेस्टर्स के पास। अगर इन्वेस्टर्स इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को वैलिडेट कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट आती है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका रिस्क काफ़ी हद तक कम हो चुका है। उन इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी अपना पीओसी कर लिया है, उन इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर लिए हैं, उन्होंने वो बिजनेस मॉडल चेक कर लिया है, तो सब सॉर्टेड है। पहले दो स्टेजेस से काफ़ी कम रिस्क हो जाता है इस वाले स्टेज पे आके, जो कि है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के बाद आ जाता है स्टेबल स्टेज। अब इस स्टेबल स्टेज पे क्या है, कंपनी ने जो आइडिया, जो थॉट के साथ प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो थॉट वैलिडेट हो चुका है, ग्रोथ हो चुकी है और एक ऐसे स्टेज पे आ चुका है जहाँ पे कि अब मतलब स्टेबल है। अब जो एक्सपेंशन होगी ना, वो सिटीज़ में होगी, कंट्रीज़ में होगी, एक नए प्रोडक्ट रेंज में होगी। पर जिस थॉट से कंपनी शुरू हुई थी ना, वो थॉट वैलिडेट हो चुका है, कंपनी ने ग्रोथ ले ली है, कस्टमर्स एक्वायर हो चुके हैं,
ऐसी स्टेज पे कंपनी के मिनिमम नहीं तो मिनिमम कम से कम 10,000 पेइंग कस्टमर्स हो चुके होते हैं। अब कंपनी का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि यार इनको रिटेन कैसे किया जाए, इनका कस्टमर सर्विस कैसे बेटर किया जाए, इन चीज़ों पे कंपनियां घुस जाती हैं। और इस स्टेज पे आप ये मान के चलिए कि काफ़ी हद तक रिस्क खत्म हो चुका है। कंपनी इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते एनीवे कंपनी को 2-3 साल हो चुके होते हैं, तो कंपनी का नाम हो चुका होता है, कंपनी का प्रोडक्ट के आप हो सकता है आप खुद भी कंज्यूमर बन चुके हो। तो आप अब एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं कि यार ये कंपनी का सीन क्या है, अब ये डावाडोल है, मरने वाली है, जिंदा रहेगी, क्या सीन रहेगा। तो इस स्टेज पे काफ़ी कम हो चुका है रिस्क, तो मेरे हिसाब से तो अभी डरने की कोई बात नहीं है। इस कंपनी में आप बिल्कुल आंख बंद करके जा सकते हैं। अब अगर स्टेज ऑफ द स्टार्टअप को सम अप करना है ना, तो आप समझ चुके हैं स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक रिस्क कम होता जा रहा है, पर स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक आपकी खुद की इक्विटी भी कम होती जा रही है। मतलब अगर आप पहले स्टेज पे कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको मिलते हैं ESOPs, और इसी ESOPs के लालच में बहुत सारे लोग एक स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हैं। जितनी जल्दी स्टार्टअप को ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा उस कंपनी का हिस्सा आपको मिल जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपको कंपनी में स्टेक मिल जाएगा, उतना ही ज़्यादा कंपनी में आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। आप सोचिए ना, जिन लोगों ने शुरू में ही मार्क भैया के साथ काम किया है, अरे फेसबुक वाले, उतनी ही जल्दी उनको वो सीनियर पोजीशंस मिलेंगी। तो आपको लगेगा सडनली एक 32 साल का लड़का जो है वो VP बना हुआ है इतनी बड़ी कंपनी का, क्योंकि वो 26 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में ही इस कंपनी में जुड़ गया था। तो ये फायदे होते हैं एक स्टेज 1 टू स्टेज 4 में ज्वाइन करने के। ऊपर जाते जाएंगे रिस्क कम होता जाएगा, पर उतना ही स्टेक कम होता जाएगा, पर रिटर्न ज़्यादा फर्स्ट स्टेज में मिलते हैं, रिटर्न थोड़े से कम हो जाते हैं स्टेज 4 तक जाते जाते। तो ये है रैप अप फर्स्ट पॉइंट का। स्टेप 2 जो है, जो बड़ा ज़रूरी है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन करने से पहले, वो है कि इन्वेस्टर्स कौन है। आपको पता है आज की डेट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि कौन से हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रेडिबल इन्वेस्टर्स हैं। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। कभी भी किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जाएं, आपको कॉल आए, तो ये ज़रूर देखिएगा कौन से इन्वेस्टर्स बैकिंग कर रहे हैं, और उन इन्वेस्टर्स ने और कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जब वो कंपनी स्टार्टअप स्टेज में थी। इससे आपको पता लगेगा कि वो इन्वेस्टर उस कंपनी में क्या देख के इन्वेस्ट करता है। क्या वो अर्ली स्टेज में ही एग्जिट कर जाता है थोड़े थोड़े पैसे बना के, या फिर वो एंड तक रहता है। और अगर उसके पोर्टफोलियो में, उस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बड़े बड़े नाम हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस इन्वेस्टर की टीम बहुत ही क्रेडिबल काम करती है वो चूज़ करने के लिए कि कौन सी कंपनी में पैसा डालना है। तो अगर इन्वेस्टर अच्छा है, उसने अपना वैलिडेशन कर रखा है, तो बिल्कुल आंख बंद करके आप उस कंपनी में जा सकते हैं, क्योंकि उसने आपका काम कर दिया ये वैलिडेट करने के लिए कि कंपनी अच्छी है या बेकार है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि इंडस्ट्री कौन सी है, जिस इंडस्ट्री में वो ब्रांड खुला है या वो जो स्टार्टअप खुली है, उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन कितना है, उस इंडस्ट्री में और कितने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं पहले से, उस इंडस्ट्री में ऐसा कोई स्कोप था भी या नहीं था एक नए ब्रांड का आ जाने का। तो कोशिश ये करिए कि उस इंडस्ट्री और उस कॉम्पिटिटर लैंडस्केप, याद रखिएगा इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिशन लैंडस्केप, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा कि कितना फियर्स कॉम्पिटिशन है, क्या वो जीने देंगे भी या नहीं जीने देंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि उसमें और स्कोप है और ब्रांड्स का आने का, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको कंसिडर करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ स्टार्टअप। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। पॉइंट 3, फोर्थ पॉइंट और बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि कोई कस्टमर प्रॉब्लम वो कंपनी सॉल्व कर भी रही है या नहीं कर रही है। कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे एक स्टार्टअप खुलता है, उसके रेप्लिकास बन जाते हैं। प्राइम वीडियोज़, नेटफ्लिक्स ने जैसी सक्सेस पाई, वैसे बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स खुल गए जिन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन बेचनी शुरू कर दी। पॉइंट ये है कि क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो ये नए स्टार्टअप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सब रेप्लिकेट ही कर रहे हैं? क्या ये सब लोग बस एक वॉर में घुस चुके हैं? क्योंकि जब वॉर होगा ना, तो होगा क्या, अल्टीमेटली 5 ब्रांड्स में से 2 ही ब्रांड रह जाएंगे, उन 5 ब्रांड में से 3 ही ब्रांड रह जाएंगे, जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन बुरी बात नहीं है, पर कंसोलिडेशन में अगर कोई पिसता है ना, तो वो पिसता है एम्प्लॉय, क्योंकि कोई भी एक ही कंपनी में 2 VP ऑफ इंजीनियरिंग तो नहीं रखेगा ना, कोई भी 2 डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग तो नहीं रखेगा ना। तो जब कंसोलिडेशन होता है तो एम्प्लॉयज़ छट जाते हैं, और छटने में अगर आप ही ज्वाइन करने वाले हो तो आप ही छटोगे ना भैया। तो कोशिश ये करो कि ये देखो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, क्या वो जिस लैंडस्केप में वो कंपनी खुली है वहाँ पे कोई ऐसी नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी जो ये नई कंपनी सॉल्व कर रही है, और अगर ये नई कंपनी सॉल्व कर रही है तो क्या ऐसा कोई यूनिक तरीके से सॉल्व कर रही है, कोई ऐसा पेटेंट लेकर आई है जिससे सॉल्व कर रही है जो कि पिछली कंपनी नहीं कर सकती थी। तो कोशिश करो, सवाल पूछो, ये जानने की कोशिश करो कि भैया आपको क्या डिफरेंट बनाता है, आपका ब्रांड कैसे डिफरेंट है दूसरे ब्रांड से जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो रहा है तो वंडरफुल, नहीं हो रहा तो यार फिर मतलब ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। और भैया लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है आपका स्टेज ऑफ द करियर क्या है। आप शुरू कर रहे हैं करियर तो बहुत ही अलग बात है,
आप बिंदास स्टार्टअप में अप्लाई कर सकते हैं। बिंदास आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप रिस्क ले सकते हैं, यंग हैं और कल को कंपनी बंद भी हो जाती है फिर भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि फिर से फ्रेश स्टार्ट हो। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उसको गूगल कर लीजिएगा, आपको पता लगेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो स्टार्टिंग ऑफ द करियर में बड़ी कम होती है, जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं वो बढ़ती जाती है। तो कोशिश ये करिए जानने की कि आप खुद कौन से स्टेज में हैं करियर के। अगर आप खुद बहुत अच्छी अच्छी MNCs में काम करके आए हैं, बहुत ही स्टेबल करियर रहा है, तो एक स्टार्टअप स्टंट फिर भी समझ में आता है, सीनियर रोल मिल रहा है, अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, तो ज़रूर एक स्टार्टअप भी चेकआउट कर सकते हैं। पर जो स्टार्टअप वाले लोग होते हैं उनको स्टार्टअप का ही कीड़ा होता है और वो फिर स्टार्टअप में ही ग्रो करके ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी अपने करियर के। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपको पता लग गया है कि स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए ना चाहिए, अगर इन सारे प्रोसेस से अगर आपको पता लगता है कि आप कौन से स्टेज पे हैं, वो कंपनी की स्थिति में हैं, उनके इन्वेस्टर्स कैसे हैं, तो प्लीज़ फील फ्री, जाइए आगे, स्टार्टअप को ज्वाइन करिए। मैं ज़रूर इस बात को पुश करता हूं कि आपको एक स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, माता रानी पाप देगी, ज़रूर कीजिए, कसम देता हूं मैं आपको। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।